दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस बंगाल को ममता बनर्जी का अजय किला कहा जाता था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? 4 मई 2026 की ये तारीख हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। वे लोग जो कह रहे थे कि दीदी को हराना नामुमकिन है, आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ एक हार नहीं, वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का अंत जैसा लग रहा है। और सिर्फ बंगाल ही क्यों, तमिलनाडु से लेकर ओडिशा तक वो सब कुछ बदल गया है जो हम और आप सालों से देखते आ रहे थे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम उस सियासी भूकंप का विश्लेषण करेंगे जिसने सबको हिला कर रख दिया है। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां सबसे बड़ा धमाका हुआ है, पश्चिम बंगाल। चुनाव से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उनकी 226 सीटें आएंगी। उनके प्रवक्ता टीवी पर सीना ठोक कर कह रहे थे कि बीजेपी कहीं रेस में नहीं है, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा बंगाल सन्न रह गया। 294 सीटों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और ममता बनर्जी की अपनी पार्टी टीएमसी वो सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जिस भवानीपुर सीट को दीदी का गढ़ माना जाता था, वहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई। सुरवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? सोचिए, जिस मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4 मई को मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, आज उन्हें खुद अपनी हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने दार्जिलिंग से लेकर सुंदरवन तक सिर्फ एक ही चेहरा आगे रखा, प्रधानमंत्री मोदी का। मोदी जी ने साफ कहा था कि आप कैंडिडेट को भूल जाइए, सिर्फ कमल को और मोदी को वोट दीजिए। और बंगाल की जनता ने वही किया। हैरानी की बात तो यह है कि जिन मुस्लिम बहुल्य इलाकों में टीएमसी का कब्जा होता था, वहां भी इस बार मुस्लिम वोट बट गए। कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ ने मिलकर टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा दी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। इसके साथ ही पिछले 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता के खिलाफ गुस्सा भी बाहर आया। भर्ती घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोप और सबसे बढ़कर आरजी कर अस्पताल वाली घटना ने महिलाओं के मन में सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। बंगाल की अस्मिता का कार्ड इस बार काम नहीं आया और जय श्री राम का नारा उस धरती पर भी गूंजा जहां लोग कहते थे कि यहां सिर्फ दुर्गा पूजा चलती है। बीजेपी ने दिखा दिया कि वो मछली खाने वाले बंगाली भद्र लोग के बीच भी अपनी जगह बना सकती है। जो लोग कहते थे कि अमित शाह 15 साल भी बैठ जाएं तो बंगाल नहीं जीत पाएंगे, आज उनकी बोलती बंद हो गई है। इस हार के बाद जो मेल्ट डाउन शुरू हुआ है वो देखने लायक है। कोई कह रहा है वो नंगा होके घूमेगा, कोई कह रहा है कि लोकतंत्र मर गया है, लेकिन क्या वाकई लोकतंत्र मरा है या फिर लोकतंत्र ने पहली बार बंगाल में खुलकर सांस ली है? बंगाल के चुनाव इतिहास में पहली बार 93% टर्नओवर देखा गया। यह आंकड़ा कोई मामूली बात नहीं है। जब जनता इतनी बड़ी तादाद में घर से निकलती है तो वह बदलाव के लिए निकलती है। लोग कहते थे कि बंगाल में जय श्री राम नहीं चलेगा, यहां सिर्फ दुर्गा और काली की पूजा होगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने तो सालों पहले कह दिया था कि बीजेपी से लड़ो लेकिन राम से मत लड़ो। आज हावड़ा ब्रिज पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं, बल्कि उस गुंडा राज और सिंडिकेट राज के खिलाफ एक विद्रोह बन चुका था जिसने बंगाल को सालों से जकड़ कर रखा हुआ था। अब बात करते हैं उस क्यों की जिसने इस चुनाव का रुख पूरी तरह बदल दिया। आखिर बंगाल की वो महिलाएं जो कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी,
उन्होंने दीदी का साथ क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब छिपा है आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस काली रात में। एक डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई और जिस तरह से एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई, उसने बंगाल की हर मां और बहन के दिल में खौफ और गुस्सा भर दिया था। बीजेपी ने यहां एक बहुत बड़ा इमोशनल दांव खेला। उन्होंने पानी हाटी सीट से उसी डॉक्टर बेटी की मां रत्ना देवनाथ को टिकट दिया। जब मोदी जी उनके साथ खड़े हुए तो वो सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं थी, वो एक इंसाफ की पुकार थी। बंगाल की महिलाओं ने सालों तक अत्याचार सहा। एनसीआरबी का डेटा गवाह है कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर कितनी ज्यादा है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य से भी ज्यादा महिलाएं बंगाल से गायब होती हैं। संदेश खाली का वो मंजर याद कीजिए जहां टीएमसी के लोकल गुंडों ने औरतों का जीना गुहाल कर दिया था। आज उसी संदेश खाली की एक विक्टिम हिंगालगंज से बीजेपी की विधायक बन चुकी है। ये है असली लोकतंत्र। दीदी के राज में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, चाहे वो संदीप घोष हो या संदेश खाली के गुंडे। जनता ये सब देख रही थी। महिलाओं को लक्ष्मी भंडार के पैसे तो मिले, लेकिन उन्हें वो सुरक्षा नहीं मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसलिए इस बार उन्होंने पैसों पर नहीं, अपनी गरिमा और सुरक्षा पर वोट दिया। 93% टर्नओवर से यह साबित करता है कि बंगाल की महिलाएं अब डरने वाली नहीं थी। उन्होंने ठान लिया था कि यह सिंडिकेट राज अब खत्म होना चाहिए। सिर्फ इमोशन ही नहीं, इस जीत के पीछे एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल और स्ट्रेटेजिक कारण भी है। अमित शाह ने 2021 की हार से बहुत कुछ सीखा था। 2021 में बीजेपी बहुत करीब आकर रह गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग की। सबसे बड़ा फैक्टर रहा एसआईआर यानी कि स्पेशल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। बंगाल की वोटर लिस्ट से लगभग 90 लाख फर्जी वोटर्स को हटाया गया। ये वो लोग थे जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, जिनमें से कई बांग्लादेशी घुसपैठिए माने जा रहे थे। जब ये 12% फर्जी वोट हटे तो टीएमसी का वो पक्का वोट बैंक ढह गया। दूसरा कारण है बंगाल की आर्थिक हालत। सोचिए, आजादी के वक्त भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 30% अकेले बंगाल से आता था। आज वो गिरकर सिर्फ 3.5% रह गया है। जीडीपी में बंगाल का योगदान 11% से घटकर 5.5% पर आ गया। पिछले 15 सालों में हजारों कंपनियों ने बंगाल छोड़ दिया। एवरेज हर साल 450 कंपनियां यहां से भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां धंधा करने के लिए गुंडों को कट मनी देनी पड़ती है। अमित शाह ने बंगाल को सिर्फ एक राज्य की तरह नहीं, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे की तरह लिया। बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। चिकन नेक के इलाके पर अब एक राष्ट्रवादी सरकार का कंट्रोल होना भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ बनाया था ताकि बंगाल और भारत की संस्कृति बची रहे। आज उनकी आत्मा को वाकई शांति मिली होगी कि उनके अपने राज्य में आखिरकार विचारधारा की जीती हुई है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, क्या अब भारत घुसपैठियों को जबरन वापस धकेलेगा? बांग्लादेश के होम मिनिस्टर को आज यही डर सता रहा है। लेकिन ये देखिए, ये मुद्दा इमोशनल नहीं, लीगल है। अगर कोई बिना वीजा के सरहद पार करता है तो वो कानून तोड़ता है। जैसे घर पर अवैध कब्जे पर पुलिस कार्रवाई करती है, वैसा ही नियम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भी लागू होता है। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने भी साफ कहा था कि भारत करोड़ों शरणार्थियों को बोझ नहीं उठा सकता। आज ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि देश की बदलती डेमोग्राफी और सोशल अनरेस्ट की है। इसका इकलौता समाधान है दोनों देश मिलकर एक साझा मैकेनिज्म बनाए, जिससे अवैध घुसपैठियों को सही पहचान की जा सके और उनको
ससम्मान वापस किया जा सके। दोस्तों, तीसरा कारण बना तीस्ता जल विवाद, एक 40 साल पुराना गतिरोध जो अब सुलझने की कगार पर है। 1983 से चल रही ये खींचतान 2011 में मनमोहन सिंह जी के समय खत्म होने वाली थी, पर राजनीतिक विरोध ने इसको अटका दिया। भारत को यह पानी सिंचाई और बिजली के लिए चाहिए था, तो बांग्लादेश को अपनी खेती और बाढ़ से बचने के लिए। अब जब बंगाल में शुवेंदु अधिकारी और मोदी प्रशासन का तालमेल बैठने जा रहा है, तो इस हर्डल को हटाने की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। हमारी रणनीति साफ होनी चाहिए। इसे 1 साल के अंदर टाइम बाउंड तरीके से नक्की करना होगा, क्योंकि ये देरी अब सिर्फ पानी की बात नहीं बल्कि भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुकी है। दोस्तों, चीन अब बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट में $1 बिलियन लगाने की फिराक में है, जो हमारे चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर चीन यहां घुसता है तो उसकी इंजीनियर्स खुफिया एजेंसियां हमारे बॉर्डर के लिए बिल्कुल करीब डेरा डाल लेंगी। भारत के लिए 1 बिलियन कोई बड़ी रकम नहीं है। हमें खुद इस प्रोजेक्ट को फंड करना चाहिए ताकि चीन को हमारे ईस्टर्न फ्लैंक में सेंध लगाने का मौका ही ना मिले। जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतें चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते टूटे और चीन इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब वक्त है अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की। दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर, 1970 के बाद पहली बार बांग्लादेश के 12 सीनियर्स अधिकारी पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। अब मजाक की बात तो यह है कि जिस देश का अपना एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी खुद ही वेंटिलेटर पे हो, वहां कोई क्या ही सीखेगा। शायद यही कि चीजों को गलत तरीके से कैसे किया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खतरा भी है। ये सब चीन के इशारे पर हो रहा है। बीजिंग चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत को दोनों तरह से तनाव में रखे। हमें संभल कर रखना होगा, क्योंकि ये दोस्त सिर्फ दिखावा है। असली मकसद तो भारत की घेराबंदी करना है। दोस्तों, कड़वा सच यह है कि न अमेरिका हमारा सगा है और ना ही चीन। हकीकत यह है कि दोनों ही भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनने नहीं देखना चाहते। देखिए, बांग्लादेश एक आजाद देश है, वो जिससे चाहे रिश्ते रखे, लेकिन भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर रत्ती भर भी समझौता नहीं कर सकता। अब आगे का रास्ता साफ है। हमें अपने सबसे बेहतरीन डिप्लोमेट्स को काम पर लगाना होगा। 1971 का हमारा साझा और गौरवशाली इतिहास है, उसी बुनियाद पर भविष्य बनाना होगा। तीस्ता जैसे मुद्दों को सुलझाना अब मजबूरी नहीं, हमारी जरूरत है, ताकि चीन और कट्टरपंथी ताकतों के लिए सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक विस्फोट हो गया है। गवर्नर RN रवि ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। यह अभूतपूर्व संकट तब पैदा हुआ जब चुनावी नतीजों में हार के बावजूद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क है कि वह चुनाव हारी नहीं, बल्कि उन्हें एक साजिश के तहत हटाया गया है। हार स्वीकार करने के बजाय उन्होंने इसे एक खुली चुनौती बना दिया, जिसके बाद राज्यपाल को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। गवर्नर ने संविधान के अनुच्छेद 174 2B के तहत मिली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न केवल कैबिनेट को भंग किया, बल्कि विधानसभा को भी तुरंत डिसॉल्व कर दिया। आज वर्तमान विधानसभा का आखिरी दिन था और इस नाटकीय मोड़ ने बंगाल की सियासत को राज्य भवन बनाम जनादेश की सीधी जंग में बदल दिया है। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता इस संवैधानिक टकराव को किस तरह देखती है।